नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की राहें एक बार फिर नीतीश कुमार से अलग हो गई हैं। वो अब नई राजनीतिक पार्टी बना चुके हैं। 2 दिनों की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है। बैठक के बाद नई पार्टी बनाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सिंबल और पार्टी के नाम के लिए उपेंद्र कुशवाहा को अधिकृत किया गया था। इसमें विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उस वक्त हम उनके साथ फिर से चुनाव के बाद उनके साथ आ गए, क्योंकि उस वक्त बिहार की जनता का जो आदेश मिला था नीतीश कुमार जी को और मुझको, उस आदेश को देखते हुए मुझको लगा कि हम लोग आपस में बटे रहेंगे तो फिर से बिहार में पुरानी स्थिति लौट सकती है। विरासत जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, जिसको बढ़ाने का दायित्व नीतीश जी के ऊपर है, वह विरासत फिर से रसातल में जा सकती है। तो नीतीश जी ने मुझको आवाज दी और नीतीश कुमार जी के साथ हम खड़े हो गए। पूरा जो कुछ भी उस वक्त मेरे हाथ में राजनीति की दृष्टि से था, सबको न्यौछावर करके नीतीश कुमार जी के साथ हम हो गए। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी को जिंदा रखने का काम किया आरएलएसपी को, लेकिन सरासर ऐसे लोग झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ भी नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना सर्वस्व राजनीति में जो कुछ भी था सब न्यौछावर करके उनके साथ आना स्वीकार किया था। और वह भी तब जब उन्होंने कहा था कि मेरे साथ आइए, और मुझको भी लगा था कि परिस्थिति वैसी है, तो उनके साथ चले गए। सब कुछ चल रहा था अपनी जगह, लेकिन बाद में चलकर जो गठबंधन पहले चल रहा था बीजेपी के साथ, उस गठबंधन से हटकर नया गठबंधन बनाने की बात होने लगी। उसको भी हमने स्वीकार किया कि चलिए पार्टी की मजबूरी है तो इस गठबंधन को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी गठबंधन बनने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि गठबंधन जरूर हो, आप अगर चाहते हैं यही रास्ता है तो कीजिए, लेकिन इसका नेतृत्व आप अपने हाथ में रखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ में हो। क्योंकि हम जानते थे कि अगर नीतीश कुमार जी के हाथ से नेतृत्व निकल गया तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत फिर से ध्वस्त होने लगेगी। तो मुझसे कहा गया कि हाँ ठीक ऐसा ही होगा। लेकिन गठबंधन बनने के थोड़े ही दिन के बाद न सिर्फ आरजेडी के लोगों की ओर से गठबंधन के बारे में कोई डील की गई है उसकी चर्चा होने लगी, उसका दावा होने लगा, बल्कि स्वयं नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से यह कहना शुरू किया कि हम अब आगे बिहार का दायित्व राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर सौंपना चाहते हैं। 2 दिन से हम लोग ये सुन रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और नाम तो उन्होंने दिया था कि जनता दल यू के कार्यकर्ता। कौन जनता दल यू के कार्यकर्ता उनकी मीटिंग में गया था? कोई जनता दल यू का कार्यकर्ता उनकी बैठक में नहीं। हाँ, उनका एक कुनबा छोटा सा पहले से भी चलता रहा है, उसी कुनबा के लोग उस मीटिंग में थे, कल भी थे, आज भी थे। और यह भी हम लोगों ने सुना है कि उन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। बहुत अच्छी बात है, हम लोग की शुभकामना है वो पार्टी बनाएंगे। लेकिन जहाँ भी जाएं अस्थिर से रहें, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी का इतिहास है। उपेंद्र कुशवाहा जी पहला टर्म विधायक बने थे। हम सम्मान की बात करें, पहला टर्म विधायक बने थे, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको फर्स्ट टर्म वाले को विरोधी दल का नेता बनाया।
वो उपनेता थे, नेता थे भी नहीं विधायक दल में। नेता का जब चुनाव हो रहा था तो 6 टर्म 7 टर्म वाले विधायक थे उस पार्टी के। कोई तैयार नहीं थे इनको नेता स्वीकार करने के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने उपनेता को ही विरोधी दल का नेता घोषित करवा दिया। उनको सम्मान मिला, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी ने उनको एक नौजवान थे उस समय, पहली बार विधायक थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनको सम्मानित करते हैं। फिर चले गए, बहुत अच्छा बात है, चले गए। फिर वापस आ गए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से इच्छा व्यक्त की कि हमको राज्यसभा जाना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा चले जाइए, राज्यसभा चले गए। 3 महीना वहां रहे और राज्यसभा जाने के तीसरे महीने से उन्होंने दल विरोधी काम शुरू कर दिया। फिर चले गए। फिर इस बार 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 आग्रह कर रहे थे, जो हम लोग की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय वशिष्ठ बाबू के यहाँ हर हफ्ते ही जाते थे, यह आग्रह के साथ कि हमको ले ली। फिर मुख्यमंत्री जी ने ले ली। इस पार्टी में एक आदमी उनके पक्ष में नहीं था, ये भी बता दो। इस पार्टी के अंदर जो उनका पुराना इतिहास था, उस पुराने इतिहास को देखते हुए इस पार्टी के जो भी नेता थे, एक नेता इस पक्ष में नहीं थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी में शामिल किया। फिर भी सबके उसको करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपना निर्णय दिया कि हमने फैसला कर लिया वो ज्वाइन कर। सब लोगों ने स्वीकार कर लिया, ज्वाइन कर। उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनका विरोध तो यहाँ तक था कि उनके ज्वाइनिंग में नहीं आए। हम लोगों ने कहा भी कि चलिए, मैंने खुद जाके उनसे कहा राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, आप लोग को ज्वाइन कराना है करेंगे। लेकिन फिर वो नई पार्टी बना रहे हैं, हम लोग की शुभकामना है, फली फूली। लेकिन जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति हो जाता है, तो उसका व्यक्तित्व मिलिन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। कौन भरोसा करे? कोई भरोसा नहीं करेगा। वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनको कल देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद, आज भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहाँ क्या होना। एनडीए से बाहर निकले थे, तो एनडीए से जब बाहर निकले थे तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में गए थे। मुंबई स्थित शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने अपने गुट के विधायकों और नेताओं की बैठक बुलाई। चुनाव आयोग की ओर से एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना और चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने के बाद ये बैठक बुलाई गई थी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर कोई हिंदुत्व का बुर्खा पहनकर घूम रहा है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय हिंदुत्व बनाकर हम जवाब देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 1/3 सदस्य एक साथ नहीं थे। अगर सभी सदस्य एक साथ जाते तो फिर कानूनन होता, लेकिन एक साथ कहां गए हैं? पहले एक गुट, फिर दूसरा और फिर एक एक करके गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हम इंसाफ की उम्मीद रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उलझने पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। हमारी शाखा हमारे सरकारी दफ्तर लूटने में लगे हैं। हरियाणा को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल राज्य के 6 जिलों में 100 बेड के ईएसआई अस्पतालों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में 14 नई डिस्पेंसरी का भी जल्द निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मीटिंग में केंद्र की स्वीकृति के लिए आभार प्रकट किया है। आपको सुनाएंगे।
है ईएसआई से जुड़े हुए मामलों का, जिसके अंदर न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के भी सारी गतिविधियां यहां से शुरू होंगी। और विशेष तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सेवाएं ईएसआई के माध्यम से दी जा रही हैं, हरियाणा में उनको बहुत उसका लाभ हो रहा है। पहले तो ईएसआई का अलग से एक स्वास्थ्य विभाग का चलता था, हरियाणा सरकार का अलग चलता था। पिछले वर्ष में जो हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि ईएसआई में न केवल आईपीज बल्कि बाकी लोग भी आकर के कोई अपना इलाज कराना चाहें तो वो उनको सुविधा मिलेगी। और ऐसे ही हमारे जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल हैं उसमें कोई आईपी भी जाकर के इलाज कराएगा, उसमें भी हमारा आपस में एक सहमति बनी है, ताकि किसी व्यक्ति को अस्पताल की सेवा लेने के लिए केवल अपने बंधनों में न रहना पड़े, कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं। और उसका एक सामंजस्य हमने बैठाया है। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा 2023 वर्ष ये अंत्योदय आरोग्य वर्ष इस नाम से मना रहे हैं। और इस अंत्योदय आरोग्य वर्ष में जैसे 80 लाख परिवार, 80 लाख लोगों का एक प्रकार से जो फिजिकल चेकअप है, मेडिकल टेस्ट है, वो सारे ये करने जा रहे हैं। और हमारे उसमें भी हमने निरोगी हरियाणा में भी हरियाणा की सब जनता का लगभग 2 साल के अंदर एक बार फिजिकल जो हेल्थ टेस्ट है, हेल्थ टेस्ट करने की जो हमने शुरुआत की है, ताकि कोई भी बीमारी है प्रारंभ होने से पहले ही अगर मूल रूप से उसकी जानकारी मिल जाए तो उस व्यक्ति का इलाज बड़ा आसान हो जाता है। भवन का उद्घाटन हुआ है। किसी भी भवन का उद्घाटन होना ये स्वाभाविक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज है कि 2018 में जिस भवन की बुनियाद रखी वो आज 2023 में कार्य करने के रूप में लागू है। ये हमारी सरकार है जो टारगेटेड और लास्ट माइल डिलीवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। और टारगेटेड टाइम में ही हरियाणा सरकार के सहयोग से आज मानेसर में, बावल में हॉस्पिटल्स के निर्माण कार्य को बहुत गति मिली है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आज जो नई 3 हमारी डिस्पेंसरी शुरू हुई है, उस डिस्पेंसरी से जो सोनीपत क्षेत्र में हमारे 2,80,000 आईपीज हैं और उनके जो 10 लाख परिवार के उनके जो निर्भर लोग हैं, उन 2,80,000 आईपीज को सोनीपत में जो डिस्पेंसरी प्रारंभ हुई है उससे लाभ मिलने वाला है। उसके साथ ही साथ बड़ी में जो है उसमें 32,000 जो हमारे आईपीज वहां पे रजिस्टर्ड हैं उनको लाभ मिलने वाला है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ईएसआईसी की जो 2 दिवसीय हमारी बोर्ड की मीटिंग चल रही है बुलाया है। और हम ये विश्वास करते हैं कि हरियाणा में रोहतक, अंबाला, सोनीपत और हिसार में भी जो ईएसआईसी के अस्पताल प्रारंभ हुए हैं, हरियाणा सरकार बहुत त्वरित गति से कार्य कर रही है। उसके लिए भी आज हम आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तीव्र गति से जो कदम उठा रहे हैं, तो उसके लिए भी रास्ता और प्रशस्त होगा। और ईएसआईसी के इस अस्पताल का जो हमारा स्वास्थ्य योजना का कार्यक्रम चलता है उसमें फिरोजाबाद से खबर है, बताते चले कि थाना मक्खनपुर क्षेत्र में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। मृतक के पास मिले आधार कार्ड से शवों की शिनाख्त की गई है। जानकारी पर पता चला है कि मृतक पत्नी के साथ ससुराल मक्खनपुर जा रहा था और वहां पर आपको बताते चले कि वहां से वापस एटा अपने घर जा रहा था, तभी ट्रक ने उन दोनों को रौंद दिया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस द्वारा लाया गया है और चिकित्सीय परीक्षण करने के बाद ज्ञात हुआ कि दोनों मृत हैं, जिनको मृत घोषित कर दिया गया है। साथ में कोई भी नहीं है और आधार कार्ड जो इनकी जेब से निकले हैं उनके द्वारा शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल ये अज्ञात में है और इनको अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस सूचना भेज दी गई है। ताज महोत्सव कला और संस्कृति का संगम कहा जाता है। यहाँ हर कोई अपना हुनर दिखाने आता है, लेकिन अब ताज महोत्सव भेदभाव की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ महोत्सव चंद लोगों के इर्द गिर्द घूमता है, उन्हीं के इशारे पर कलाकारों को प्रतिभाग कराया जाता है। महोत्सव में प्रस्तुति देने का मन बना चुकी वंचित समुदाय की 13 बेटियों को निराश होना पड़ा। जिम्मेदारों ने उनकी कला को बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया।
इस संबंध में मंडलायुक्त संस्कृति मंत्री, मुख्यमंत्री और संस्कृति विभाग में शिकायत की गई है। नरेश पार्सल जी सर है जो हमें पढ़ाते हैं, उनके वो डांस भी सिखाते हैं। हमें मौका मिलना चाहिए डांस के लिए। जो ताज महोत्सव में डांस कराने के लिए हमें मौका नहीं दे रहे बिल्कुल भी। हम झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में। हमारी हेल्प करो। हमारी शहर में ताज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ताज महोत्सव लोक कला संस्कृति का मंच है। यहाँ पर स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। ऐसे में झुग्गी झोंपड़ियों और वंचित समुदाय के बच्चों ने इच्छा जाहिर करी थी कि वहाँ पर बच्चे प्रस्तुति दें। इनमें से 13 लड़कियाँ थीं जो मंच में प्रस्तुति देना चाहती थीं, लेकिन ताज महोत्सव समिति ने इन बच्चों की प्रतिभा को देखे बिना ही इनको रिजेक्ट कर दिया। जब कारण पूछा गया तो इन्होंने कहा कि आप आरटीआई में पूछेंगे तब हम कारण बताएंगे। मैं प्रशासन के माध्यम से, शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इन बच्चों को भी मंच दिया जाए जिससे ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के बाहर हुए सपा के प्रदर्शन को उनका अमर्यादित व्यवहार कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में निवेश की बहार आई है। निंदा करते हैं, घोषणा करते हैं और प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को इनके कुकर्मों के लिए कभी माफ नहीं करेगी। हमारी सरकार सभी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ की जांच चल रही है। हम कड़ी सजा देंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे प्रशासनिक पद पर बैठे हो या कोई सामान्य व्यक्ति, किसी को भी कानून तो पीड़ित परिवार के साथ कोई सरकार खड़ी है, उनको हर संभव मदद हम कर रहे हैं। अब क्या लगता है विपक्ष क्यों जल्दबाजी में? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल अखबार में आने के लिए जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में विमर्श को बदल दिया। पहले उत्तर प्रदेश की चर्चा अपराध के लिए होती थी, गुंडे के लिए होती थी, अराजकता के लिए होती थी, दंगों के लिए होती थी। आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश। तो वहीं यूपी के एक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है, सुनाएंगे। आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान हंगामा था, उसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूँ। वो हमारे उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ही नहीं, वो एक महिला भी है। तो समाजवादी पार्टी का महिला विरोधी चरित्र भी उजागर हुआ है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। हंगामा ही उनका मुद्दा है। हंगामा करना, बवाल करना और कोई बिना मुद्दे के सदन की कार्रवाई को बाधित करने का काम करना, ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की इसका तो डंका लग रहा है। उत्तर प्रदेश में जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, चाहे वह काशी हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे चित्रकूट हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे नैमिषारण हो, मतलब कोई ऐसे तीर्थ स्थल की दृष्टि से जो प्रमुख क्षेत्र है, वह पूरी तरह से लोगों ने भी, जो निवेशक हैं उन्होंने भी अपना उनको माना है कि यहाँ से हम अगर निवेश करेंगे तो हमको रिटर्न अच्छा मिलेगा। और सरकार भी मानती है कि पर्यटन उद्योग को आने वाले समय में पंख लगेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर।